नमस्कार मित्रों, हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म द लर्निंग कर्व में आपका हार्दिक स्वागत है। घटना चक्र पूर्वावलोकन श्रृंखला के अंतर्गत हम सामान्य अध्ययन विषय के प्रथम प्रश्न पत्र को देखेंगे। हम देखेंगे यहाँ पर जो परीक्षा में प्रश्न पूछे गए हैं, चाहे वो परीक्षा आईएएस की हो या पीसीएस की हो, जो भी मेंस परीक्षा में प्रश्न पूछे गए हैं उन प्रश्नों पर हम विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। यहाँ पर लेक्चर 1 में हम लोग देखेंगे आज भारतीय कला और संस्कृति, यानी चैप्टर क्या है आपका, भारतीय कला एवं संस्कृति की चर्चा करेंगे। ये जो चैप्टर है आपका, इस चैप्टर को हम 2 भागों में बांटकर पढ़ेंगे। पहला होता है डिस्क्रिप्टिव, यानी कि पहले भाग में हम देखेंगे भारतीय कला और संस्कृति क्या है, इसको विस्तार से जानेंगे। और दूसरे भाग में हम देखेंगे कि जो भी परीक्षा में यहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं मेंस परीक्षा में, उन प्रश्नों का आदर्श उत्तर क्या होगा, उस उत्तर को देखते हुए चलेंगे। अर्थात यह जो लेक्चर होगा वह 2 भागों में बटा होगा। पहले भाग में क्या होगा, पहले भाग में जो भी आपका अध्याय है उस अध्याय से संबंधित जो भी डिस्क्रिप्टिव चीज़ें हैं वो हम देखेंगे, और दूसरे भाग में हम देखेंगे क्या जो भी प्रश्न परीक्षाएँ पूछे गए हैं उन प्रश्नों को हम यहाँ पे देखेंगे। आइए वीडियो को आरंभ करते हैं। लेक्चर 1 आपकी क्या है, भारतीय कला और संस्कृति। तो यहाँ हम देखते हैं अध्याय 1 क्या है आपका, भारतीय कला और संस्कृति यानी इंडियन आर्ट एंड कल्चर। तो यहाँ पे हम देखते हैं यहाँ पे जो 10 टॉपिक हैं, यानी इस जो भारतीय कला और संस्कृति संबंधित 10 टॉपिक जो हमको देखने हैं। पहला टॉपिक क्या है आपका, कला और संस्कृति क्या होती है, इसका परिचय हमको देना है। फिर कला और संस्कृति की जो संरक्षक संस्थाएं हैं वो हम देखेंगे। फिर हम देखेंगे संस्कृति एवं सांस्कृतिक जो विरासत है इसकी अवधारणा क्या है, विरासत का संरक्षण क्यों आवश्यक है, यानी इसका महत्व क्या है, चुनौतियाँ क्या हैं, और विरासत के संरक्षण के लिए क्या प्रयास किए गए हैं, जैसे संवैधानिक प्रावधान क्या है, सरकारी पहल और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग किस प्रकार से इसको मिलता है। सभ्यता और संस्कृति में अंतर को समझेंगे, भारतीय संस्कृति की विशेषताओं को जानेंगे और भारतीय संस्कृति का दृष्टिकोण को समझेंगे। इस प्रकार से यहाँ पे ये 10 टॉपिक हैं जिनमें आपका ये भारतीय कला और संस्कृति जो विषय है आपका कवर होता है। आइए देखते हैं कि पहला क्या है आपका, भारतीय कला और संस्कृति का परिचय दे रहा है, जो पहला टॉपिक था आपका। तो यह कह रहा है कला और संस्कृति जो है उसका परिचय की बात कर रहा है। तो यह कह रहा है कला और संस्कृति मानव जीवन के समग्र विकास को दर्शाते हैं। तो जो कला और संस्कृति होती है वह मानव जीवन के समग्र विकास को दिखाती है। कैसे दिखाती है ये हम देखते हैं। तो हम देखते हैं जो कला है वह क्या होता है, मानव की रचनात्मक अभिव्यक्ति है, यानी क्या है, क्रिएटिव एक्सप्रेशन है आपका, क्या जो ये आर्ट होती है। तो आर्ट क्या है, आर्ट इज़ ए क्रिएटिव एक्सप्रेशन ऑफ ह्यूमन, यानी मानव की रचनात्मक अभिव्यक्ति जो है उसी को हम कला कहते हैं। जैसे हमने कहा चित्रकला, संगीत, नृत्य, साहित्य आदि, ये सभी क्या आते हैं, ये सभी आर्ट के अंतर्गत आते हैं। और इसी के द्वारा मानव क्या करता है, अपने अभिभावों को यानी अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का एक जरिया है आपका ये आर्ट जो है। संस्कृति क्या है, संस्कृति किसी समाज का जीवन जीने का तरीका है, यानी संस्कृति को अगर हम कहें सरल शब्दों में क्या होता है, किसी समाज का जीवन जीने का तरीका ही उसकी संस्कृति होती है, जिसमें उसकी परंपराएं, रीति रिवाज, भाषा, धर्म, मूल्य आदि सम्मिलित होते हैं। तो इस प्रकार से जो कल्चर होता है, जो संस्कृति होती है, वह जीवन जीने का एक तरीका है। और ये दोनों मिलकर यानी कला और संस्कृति मिलकर मानव जीवन के समग्र विकास को दर्शाते हैं, यानी होलिस्टिक डेवलपमेंट को ये शो करते हैं आपका, क्या, कला और संस्कृति। तो कला और संस्कृति मानव जीवन के समग्र विकास को कैसे दिखाते हैं, तो वो इस प्रकार से दिखाते हैं। तो हमने कहा कला और संस्कृति मानव जीवन के समग्र विकास को दर्शाते हैं, पहला पॉइंट आपका ये था। फिर यहाँ पे अगर हम देखें तो रचनात्मक अभिव्यक्ति की बात करता है, ये होता क्या है। तो अगर हम इसको देखें थोड़ा विस्तार से तो हम पाते हैं क्या कि जो रचनात्मक अभिव्यक्ति है यानी क्रिएटिव एक्सप्रेशन है, यह वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से व्यक्ति अपने विचार, भावनाएं, कल्पना और अनुभव को किसी कला या माध्यम के जरिए व्यक्त करता है। यानी कि जो ये क्या होता है, ये एक माध्यम है। कला जो है व्यक्ति क्या करता है, अपने विचारों को, भावनाओं को, कल्पनाओं को, अनुभव को वह व्यक्त करता है कला के जरिए।
अगर हम इसको और सरल शब्दों में कहें तो मन के भावों को नए और अनोखे तरीके से व्यक्त करना ही रचनात्मक अभिव्यक्ति है। यानी कि नए तरीके से सोचना, नए तरीके से कुछ शोध करना, आपका यही क्या होता है, रचनात्मक अभिव्यक्ति होती है। रचनात्मक अभिव्यक्ति कई रूपों में प्रकट होती है। तो जैसे क्या है आपका कला के द्वारा, तो कला में जैसे चित्रकला है, मूर्ति कला है, उसके द्वारा हम अपने विचारों को व्यक्त कर सकते हैं। संगीत के द्वारा गा कर बजा कर यानी गायन वादन के द्वारा भी हम अपने विचारों को व्यक्त कर सकते हैं। नृत्य के द्वारा शास्त्रीय और लोक नृत्य होता है आपका। साहित्य के द्वारा कविता, कहानी, लेखन आदि के द्वारा हम अपने विचारों को व्यक्त करते हैं। नाटक, अभिनय और रंगमंच के द्वारा हम अपने विचारों को व्यक्त करते हैं। तो इस प्रकार से क्या होते हैं, ये सब अभिव्यक्ति के माध्यम है जिनके द्वारा हम अपने विचारों को व्यक्त करते हैं। तो कला, संगीत, नृत्य, साहित्य, नाटक, ये सभी मानव की अभिव्यक्ति के माध्यम हैं। हम देखते हैं भीमबेटका गुफाओं से सर्वप्रथम मानव की चित्रकला के जो भी साक्ष्य हैं वो प्राप्त होते हैं, जिससे मालूम चलता है कि मानव ने उस समय अपने मनोभावों को व्यक्त करने के लिए चित्रों के माध्यम से उसको प्रकट किया है। तो ये कला, जो आर्ट है, संगीत है, नृत्य है, ये सभी क्या है, ये सभी जो मन के भावों को व्यक्त करने के माध्यम हैं। फिर हम देखते हैं इसका महत्व क्या है। तो हम देखते हैं इसका महत्व क्या है, ये व्यक्ति के व्यक्तित्व विकास में यानी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में क्या होते हैं, ये सहायक होते हैं। भावनाओं को व्यक्त करने का माध्यम है होते हैं। मानसिक संतुलन और संतुष्टि प्रदान करते हैं। समाज में नवाचार यानी नए विचार, इनोवेशन और सांस्कृतिक समृद्धि को बढ़ावा देने का काम इनका होता है। तो इस प्रकार से ये इसका महत्व है। आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है आपसे, कह रहा है किसी भी देश के विकास में कला और संस्कृति का महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो कला और संस्कृति क्या होती है, किसी भी देश के विकास के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण होती है। तो कैसे होती है इसको हम देखते हैं। तो हम ये देखते हैं कि किसी भी देश का विकास केवल आर्थिक नहीं होता है, यानी केवल जो है आर्थिक विकास नहीं होता है, बल्कि सांस्कृतिक विकास भी उतना ही आवश्यक होता है जितना कि आर्थिक विकास। तो किसी भी देश के विकास के लिए आर्थिक विकास ही नहीं अपितु सांस्कृतिक विकास भी अत्यधिक आवश्यक होता है। कला और संस्कृति क्या करते हैं, ये समाज को पहचान देते हैं, लोगों को जोड़ने का कार्य करते हैं और रचनात्मक तथा नवाचार को बढ़ावा देते हैं। यानी नए विचारों को, रचनात्मकता को बढ़ावा देने का कार्य करते हैं। यानी आपकी जो क्रिएटिविटी है उसको बढ़ाते हैं, इनोवेशन को भी बढ़ाने का कार्य करते हैं। तो लोगों को जोड़ने का कार्य करते हैं, समाज को ये पहचान देता है आपका सांस्कृतिक विकास जो होता है। आगे चलते हैं। कह रहा है, नेक्स्ट कह रहा है, यह समाज के दृष्टिकोण, मूल्य प्रणाली, परंपराएं और जीवन के लक्ष्य को प्रदर्शित करती है। यानी जो आपका कला और संस्कृति होती है, यह समाज के दृष्टिकोण को दिखाती है, मूल्यों को प्रदर्शित करती है, परंपराओं और जीवन के लक्ष्य को भी दिखाती है। तो हम कह सकते हैं जो कला और संस्कृति होती है वो समाज के प्रतिबिंब है, यानी रिफ्लेक्शन ऑफ सोसाइटी है आपका ये। तो कला और संस्कृति समाज का प्रतिबिंब होता है। कला और संस्कृति समाज के विभिन्न पहलुओं को दर्शाते हैं। जैसे हमने कहा दृष्टिकोण, तो दृष्टिकोण यानी पर्सपेक्टिव क्या होता है, लोग दुनिया को कैसे देखते हैं। जैसे किसी का दृष्टिकोण धार्मिक होता है तो किसी का दृष्टिकोण वैज्ञानिक होता है। तो दुनिया को देखने का जो नज़रिया होता है, दृष्टिकोण होता है, वही होता है क्या आपका, वो आपका कला और संस्कृति के आधार पर ही निर्भर करता है। हमारी संस्कृति जैसे होगी उस प्रकार से हम दुनिया को देखेंगे। फिर होता है मूल्य प्रणाली यानी वैल्यू सिस्टम क्या होता है, जिसे हम कहते हैं नैतिकता। तो समाज में क्या सही है, क्या गलत है, यानी नैतिकता और जो अनैतिकता होती है इसके बीच में जो अंतर होता है, सही और गलत को जानना ही, यही क्या होते हैं आपके मूल्य प्रणाली होते हैं। जैसे भारतीय समाज में चोरी ना करना, सत्य बोलना, हिंसा ना करना, ये सभी क्या होते हैं, भारतीय समाज के मूल्य हैं। तो भारतीय समाज में मूल्य जैसे क्या है आपका, सत्य है, अहिंसा है और अपने से बड़ों का सम्मान करना, ये भारतीय समाज के मूल्य हैं। तो इस प्रकार से जो ये मूल्यों का विकास होता है वह भी हमारी संस्कृति और कला के द्वारा ही होता है। परंपराएं जो होती हैं ये भी क्या होती हैं, इससे प्रभावित होती हैं। तो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही जो प्रथाएं होती हैं उन्हीं को हम परंपराएं कहते हैं। जैसे त्यौहार है, विवाह संस्कार है, ये सभी क्या होते हैं, परंपराएं हैं जो कि हमारी संस्कृति के द्वारा प्रदर्शित होती हैं। जीवन के जो लक्ष्य होते हैं यानी लाइफ गोल ऑफ लाइफ जो है आपका, आपके जीवन का लक्ष्य क्या है, वो भी क्या होता है, कला आपकी जो है कला और संस्कृति के आधार पर ही निर्धारित होता है। व्यक्ति और समाज का जो उद्देश्य होता है वो क्या है, भारतीय जो दर्शन है, भारतीय दर्शन में व्यक्ति और समाज का जो उद्देश्य है वो क्या है, वो है धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। यानी धर्म, अर्थ माने आर्थिक स्थिति जो है, काम यानी अपनी जो इच्छाओं को पूर्ति करना और मोक्ष मतलब आपका
जो है अंतिम समय में शांतिपूर्वक मृत्यु को प्राप्त होना। तो इस प्रकार से धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष जो है ये भारतीय समाज के उद्देश्य बताए गए हैं। तो ये उद्देश्य कहाँ से आए हैं? ये हमारी संस्कृति की पहचान है। तो कला और संस्कृति जो है यह मानव जीवन के लिए, मानव जीवन के विभिन्न पहलुओं को दर्शाते हैं। चलते हैं आगे, नेक्स्ट क्या कह रहा है आपसे? फिर कह रहा है जो भारतीय संदर्भ में अगर हम देखें कला और संस्कृति का क्या महत्व है, तो भारत में विविध कला रूप पाए जाते हैं, जैसे गीत, संगीत, नृत्य परंपरा, चित्रकला, लेखन। तो क्या है, भारत में हम देखते हैं कि जो गीत, संगीत, नृत्य है, परंपरा है, चित्रकला है और लेखन है, इनमें क्या है, बहुत ज़्यादा विविधता देखने को मिलती है, बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। भारत में कला और संस्कृति अत्यंत विविध है। तो यहाँ पे कला और संस्कृति अत्यंत विविध है। संगीत की बात करें तो यहाँ पे शास्त्रीय संगीत मिलेगा आपको, जिसके अंतर्गत हिंदुस्तानी और कर्नाटक संगीत आपको देखने को मिलता है, और लोक संगीत भी आपको देखने को मिलता है। नृत्य के अंतर्गत भरतनाट्यम है, कथक है, ओडिसी आदि नृत्य हम देखते हैं। चित्रकला के अंतर्गत मधुबनी, वारली और तंजौर, ये क्या है, अलग अलग चित्रकला के प्रकार हैं जो हमको देखने को मिलते हैं। तो भारत देश एक है, लेकिन यहाँ पे कितनी विविधता देखने को मिलती है। साहित्य भी क्या है, यहाँ पे विभिन्न भाषाओं में समृद्ध साहित्य हमको मिलता है देखने पर। तो संविधान में जो भी भाषाएं दी गई हैं, उन भाषाओं के अनुरूप हमको यहाँ पे साहित्य भी देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से जो है काफ़ी अधिक विविधता है। तो यही जो विविधता होती है भारत में, तो ये जो विविधता है भारत की एकता में अनेकता को दर्शाती है। नेक्स्ट चलते हैं आगे। दूसरा क्या था आपका? फिर क्या कह रहा है आपसे? फिर कह रहा है यहाँ पे धार्मिक अनुष्ठान जो होते हैं, धार्मिक अनुष्ठानों में अत्यधिक विविधता के कारण सांस्कृतिक रूपों का विशाल संग्रह विकसित हुआ है। इसे मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत कहा जाता है। तो यहाँ पे हम इसको व्याख्या समझते हैं इसकी, कि धार्मिक अनुष्ठानों में अत्यधिक विविधता के कारण। तो कह रहा है भारत में जो विभिन्न प्रकार के धर्मों के लोग रहते हैं, यानी हिंदू, मुस्लिम, सिख, बौद्ध, जैन, विभिन्न प्रकार के धर्मों के लोग रहते हैं, जिसके कारण क्या है, यहाँ पे धार्मिक अनुष्ठानों में विविधता देखने को मिलती है। और इन्हीं अनुष्ठानों के कारण जो है कला का जन्म होता है। जैसे नृत्य, मंदिर में जो है नृत्य होता है, भजन होता है, और इसी प्रकार से कव्वालियाँ जो है ये गाई जाती हैं, जो भी मुस्लिम समुदाय होता है उनके द्वारा। तो कव्वाली है, भजन है, नृत्य है, ये भारतीय जो संस्कृति है उसकी एक पहचान है। फिर इस प्रकार से क्या है, यहाँ पे हम देखते हैं जो ये विविधताएं हैं ये सांस्कृतिक रूपों को समृद्ध बनाती हैं, यानी सांस्कृतिक रूप से हमारे जो कला और संस्कृति को समृद्ध बनाती हैं। यहाँ पे हम देखते हैं फिर कला और संस्कृति के घटक की बात करता है। तो कला और संस्कृति के घटक में हम देखते हैं मूर्त और अमूर्त दो प्रकार के घटक हैं, यानी टेंजिबल और इनटेंजिबल। टेंजिबल मतलब मूर्त, मतलब जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं। तो जो वस्तुएं देखी जा सकती हैं, छुई जा सकती हैं, उसको हम बोलते हैं क्या, मूर्त। तो जैसे वास्तुकला है, मंदिर है, स्मारक है, सिक्के हैं, पेंटिंग है, इनको हम छू सकते हैं और देख सकते हैं। जबकि अमूर्त चीज़ें क्या होती हैं, जैसे भावनाएं होती हैं, नृत्य है, संगीत है, ज्ञान है, परंपरा है, लोक कथाएं हैं, तो जो प्रथाओं और कौशलों से जुड़ी होती हैं और जिनको हम छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, ठीक है, तो केवल अनुभव कर सकते हैं, तो उसको ही हम बोलते हैं अमूर्त है, इंटेंजिबल कहते हैं। जैसे नृत्य, संगीत, परंपराएं, ज्ञान अनुष्ठान, लोक कथाएं आदि। दूसरा पॉइंट क्या था आपका? दूसरा पॉइंट था कला और संस्कृति के संरक्षक संस्थाएं। तो कला और संस्कृति की संरक्षक संस्थाएं, तो हमने जैसे यहाँ पे जो चर्चा की थी पहले, कि हमने देखा था कला और संस्कृति का परिचय, फिर दूसरा क्या था आपका, कला और संस्कृति की संरक्षक संस्थाएं। तो आते हैं दूसरे टॉपिक पर, कला और संस्कृति की संरक्षक संस्थाएं। तो दूसरा टॉपिक क्या है आपका, कला और संस्कृति की संरक्षक संस्थाएं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कला और संस्कृति की जो संरक्षक संस्थाएं हैं भारत में दो प्रकार की हैं, एक है संस्कृति मंत्रालय, दूसरा है यूनेस्को। तो संस्कृति मंत्रालय वह भारत सरकार के अधीन काम करता है और इसका काम क्या होता है, सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण और संवर्धन के लिए उत्तरदायी है। यानी यह राष्ट्रीय स्तर पर जो सांस्कृतिक विरासत है उसका संरक्षण करता है और संवर्धन के लिए उत्तरदायी है। जबकि जो यूनेस्को होता है, यह अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जिसका पूरा नाम क्या है, संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन।
इसके द्वारा क्या होता है, यह वैश्विक स्तर पर सांस्कृतिक धरोहर की पहचान करती है, उनको सुरक्षित करती है। यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त भारतीय विरासत स्थलों का विशेष महत्व होता है। थोड़ा इसको और देखते हैं विस्तार से। तो हम देखते हैं जो संस्कृति मंत्रालय है, यह क्या है, भारत सरकार के अधीन काम करता है। यह भारत सरकार का प्रमुख मंत्रालय है जो देश की सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण और संवर्धन के लिए जिम्मेदार है। इसका प्रमुख कार्य क्या होता है, सांस्कृतिक धरोहर का संरक्षण, तो जो भी स्मारक है, संग्रहालय हैं, पुरातात्विक स्थल हैं आदि की देखभाल जो होती है वह संस्कृति मंत्रालय के द्वारा ही होती है। उसके अलावा कला रूपों का भी ये संवर्धन करता है, संगीत है, नृत्य है, नाटक है, साहित्य को बढ़ावा देना, ये कार्य किसका होता है, ये कार्य संस्कृति मंत्रालय का ही रहता है। उसके अलावा हम देखते हैं संस्थाओं का संचालन, जैसे राष्ट्रीय संग्रहालय है, साहित्य अकादमी है, ललित कला अकादमी आदि का जो संचालन होता है वह संस्कृति मंत्रालय के द्वारा ही होता है। सांस्कृतिक कार्यक्रमों का जो आयोजन होता है यह भी संस्कृति मंत्रालय द्वारा होता है। इसके अंतर्गत उत्सव, प्रदर्शनियाँ, सांस्कृतिक आदान प्रदान के कार्यक्रम किए जाते हैं। फिर चलते हैं आगे। नेक्स्ट है आपका, हम देखते हैं क्या है महत्व, यानी कि जो संस्कृति मंत्रालय का क्या महत्व है, तो ये भारत की प्राचीन विरासत को सुरक्षित रखता है। उसके अलावा यह नई पीढ़ी को संस्कृति से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, यानी नई पीढ़ी को संस्कृति से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है आपका जो ये मंत्रालय है। नेक्स्ट है आपका यूनेस्को, यानी यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। संयुक्त राष्ट्र का ये शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन है। तो ये क्या है आपका, ये एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। ये क्या है आपका, ये एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो विश्व स्तर पर शिक्षा, विज्ञान और संस्कृति के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देता है। इसकी स्थापना 1945 में हुई थी, यानी यूनेस्को की स्थापना 1945 में हुई थी और इसका जो मुख्यालय है वो फ्रांस के पेरिस में स्थित है। यूनेस्को का जो मुख्य कार्य होता है वह विश्व धरोहर स्थलों यानी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की पहचान करना है, सांस्कृतिक और प्राकृतिक विरासत का संरक्षण करना है, अमूर्त सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देना है, इंटेंजिबल हेरिटेज को बढ़ावा देना है, सदस्य देशों के बीच सांस्कृतिक सहयोग को स्थापित करना है, ये इसके कार्य हैं। फिर हम देखते हैं भारतीय संदर्भ में इसका क्या महत्व है, यानी यूनेस्को का भारतीय संदर्भ में क्या महत्व है। तो हम देखते हैं यूनेस्को द्वारा प्राप्त मान्यता प्राप्त भारतीय धरोहर स्थलों का अंतर्राष्ट्रीय महत्व बढ़ जाता है, यानी यूनेस्को ने यदि किसी चीज़ को मान्यता प्रदान की तो उसका अंतर्राष्ट्रीय महत्व क्या होता है, बढ़ जाता है। इससे क्या होता है, यानी यूनेस्को ने यदि किसी चीज़ को जो है मान्यता प्रदान कर दी, यानी उसका क्या है वैश्विक महत्व बढ़ गया, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोग उसको जानेंगे। इससे क्या होगा, पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। उसके अलावा संरक्षण के लिए वित्तीय और तकनीकी सहायता भी प्राप्त होती है और भारत की वैश्विक सांस्कृतिक पहचान मजबूत होती है। जैसे ताजमहल, कुतुब मीनार और अजंता एलोरा की जो गुफाएं हैं, ये सभी क्या है, ये सभी यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त भारतीय धरोहर स्थल के रूप में जानी जाती हैं। फिर आपका जो नेक्स्ट टॉपिक था वो था संस्कृति और सांस्कृतिक विरासत की अवधारणा क्या है। तो हम देखते हैं अब तक हमने क्या देखा कि संस्कृति और सांस्कृतिक जो विरासत की अवधारणा की बात की जाए तो एक राष्ट्र अपनी प्रगति और विकास के साथ जाना जाता है, और जो यानी कि जो एक राष्ट्र है उसकी जो प्रगति होती है और जो विकास होता है वो जो धरोहर समय के प्रवाह के साथ बनी रहती है वही क्या होती है, विरासत कहलाती है। तो विरासत क्या होती है कि विरासत क्या होती है, जो आपकी समय के साथ जो होती है, जो बनी रहती है, उसी को हम यानी जो धरोहर समय के प्रवाह के साथ बनी रहती है वही विरासत कहलाती है। संस्कृति और विरासत मिलकर समाज की नई पहचान बनाते हैं, यानी समाज की एक पहचान बनाते हैं। संस्कृति और विरासत समाज को एक पहचान देते हैं, और विरासत क्या होता है, जो समय के साथ बनी रहता है वही हमको विरासत हम कहलाते हैं। तो एक राष्ट्र की प्रगति और विकास में इसका एक महत्वपूर्ण योगदान होता है, किसका, संस्कृति और सांस्कृतिक विरासत का। फिर चलते हैं विरासत का संरक्षण क्यों चाहिए करना है। पहले चीज़ हम देखते हैं विरासत का संरक्षण, हेरिटेज कंजर्वेशन की बात करते हैं हम। तो हम देखते हैं कि जो हमारा भारतीय दर्शन है वो काफ़ी संपन्न रहा है। भारतीय जो प्राचीन भारतीय दृष्टिकोण है यदि इसको देखें तो भारत में प्राचीन काल में 4 पुरुषार्थ माने गए हैं। तो पहला माना गया धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, 4 माने गए हैं। धर्म क्या है, कर्तव्य, यानी प्रत्येक व्यक्ति का जो काम होता है, कर्तव्य होता है, वही उसका धर्म होता है। इसमें नैतिकता और सामाजिक व्यवस्था इसी में सम्मिलित होती है। अर्थ
का मतलब क्या होता है धन और संसाधन और आर्थिक समृद्धि से मतलब होता है अर्थ का, जबकि काम का मतलब इच्छाएं, सुख और भावनात्मक संतुष्टि से होता है। मोक्ष का मतलब क्या होता है आत्मा की मुक्ति और आध्यात्मिक शांति। तो इस प्रकार से भारतीय जो दृष्टिकोण है उसमें इसको बताया गया। तो हमारा जो विरासत में ये हमको प्राप्त हुए हैं कि इस प्रकार से हमको अपने जीवन को संचालित करना चाहिए। ये चारों मिलकर संतुलित जीवन का आधार बनाते हैं। फिर हम देखते हैं आगे, आश्रम व्यवस्था के माध्यम से धर्म और भौतिकता में संतुलन स्थापित किया गया है। तो आश्रम व्यवस्था क्या होती है, बताया गया है कि 4 प्रकार के आश्रम होते हैं। ब्रह्मचर्य आश्रम, जिसमें क्या होता है व्यक्ति शिक्षा पाता है, अनुशासित रहता है। दूसरा होता है गृहस्थ आश्रम, जब व्यक्ति परिवार में जाता है और आर्थिक रूप से जो है काम करता है और सामाजिक जिम्मेदारी को निभाता है। वानप्रस्थ आश्रम होता है जब वैराग्य की ओर झुकाव होता है। और लास्ट में संन्यास आश्रम होता है जो मोक्ष की प्राप्ति के लिए व्यक्ति जो है प्रयास करता है। तो इस प्रकार से यहाँ पे 4 आश्रमों की बात की गई है और इस प्रकार से धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की बात की गई है जो भारतीय संस्कृति में हमको विरासत के रूप में प्राप्त हुए हैं। इस व्यवस्था के माध्यम से धर्म यानी नैतिकता और भौतिकता यानी अर्थ और काम के बीच संतुलन स्थापित किया गया है। तो यहाँ पे महत्वपूर्ण चीज़ क्या है कि जो व्यवस्था है, इस व्यवस्था का उद्देश्य क्या है, नैतिकता यानी धर्म और भौतिकता यानी अर्थ और काम के बीच संतुलन स्थापित करना ही इसका उद्देश्य था। फिर हम देखते हैं विरासत का महत्व क्या है, यानी विरासत संरक्षण का क्या महत्व है। तो किसी भी देश की विरासत उसकी अमूल्य धरोहर होती है, यानी हमारी जो विरासत है वो क्या है, हमारी अमूल्य धरोहर है और इसे सुरक्षित रखना प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। भारतीय संविधान में नागरिकों को अपनी संस्कृति के संरक्षण का अधिकार दिया गया है। साथ ही साथ हम देखते हैं प्राकृतिक संसाधनों यानी वन, नदियों, झीलों की रक्षा का दायित्व भी दिया गया है। तो हमको क्या है, जो भी विरासत है उनका संरक्षण करना चाहिए। हमारी विरासत हमारी लिपि है, हमारी संस्कृति, हमारी परंपराएं हैं, इनका हमको संरक्षण करना चाहिए ताकि ये लंबे समय तक जीवित रहें। विरासत का संबंध राष्ट्रीय गौरव और राष्ट्रीय पहचान से होता है, यानी हमारी जो विरासत है वो हमारी राष्ट्रीय गौरव और राष्ट्रीय पहचान को प्रदर्शित करती है। फिर हम देखते हैं आगे कि जो विरासत संरक्षण में क्या चुनौतियाँ आती हैं। तो हम देखते हैं कि जैसे जो हमारी विरासत है, यानी कि जो भी हम देख रहे हैं कि जो भी इमारतें हैं और इस प्रकार से जो भी प्राचीन चीज़ें हैं, ये सब हमारी विरासत हैं। तो इनके सामने क्या चुनौतियां हैं, तो जैसे प्रदूषण एक चुनौती है। तो प्रदूषण के कारण क्या होता है, जो विरासत स्थलों को नुकसान पहुंचता है। जिससे जैसे हम कहें, एक एग्जांपल है कि ताजमहल का जो संगमरमर है वो पीला पड़ रहा है, किसके कारण, प्रदूषण के कारण। तो प्रदूषण क्या है, एक चुनौती है जिसके समक्ष हमारा जो विरासत है वो उसका क्षरण हो रहा है। फिर है आपका भूमंडलीकरण यानी ग्लोबलाइजेशन। तो ग्लोबलाइजेशन से क्या होता है, आपका शहरीकरण और औद्योगिकरण में वृद्धि होती है और पारंपरिक विरासत पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। थोड़ा इसको हम विस्तार से देख लेते हैं कि जैसे हमने कहा भूमंडलीकरण, तो भूमंडलीकरण का अर्थ क्या होता है। तो भूमंडलीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें दुनिया के देश आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से आपस में जुड़ते हैं। यानी भूमंडलीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें दुनिया के देश यानी सभी देश क्या होते हैं, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से आपस में जुड़ जाते हैं। इसमें विचारों, तकनीक, वस्तुओं और संस्कृति का वैश्विक आदान प्रदान होता है। जैसे हम देखें इस समय कि जो भारत का जो खाने पीने वाला सिस्टम है वह चाइनीज़ सिस्टम से मिल रहा है, यानी कि चाइनीज़ भोजन और भारतीय भोजन जो होता है इसका मिलाप हो चुका है। ये जो है आपका भूमंडलीकरण की ही प्रक्रिया है। इसी प्रकार से चाइनीज़ संस्कृति का भी यहाँ पे प्रभाव पड़ रहा है। वैश्वीकरण के द्वारा ही पश्चिमी जो संस्कृति होती है उसका प्रभाव भारतीय संस्कृति पर पड़ता है। हम देखते हैं आगे कि शहरीकरण और औद्योगिकरण में वृद्धि होती है। क्यों होती है, यानी कि जो ग्लोबलाइजेशन होता है, भूमंडलीकरण के कारण क्या होता है, जो शहरीकरण क्या होता है, तेज़ी से बढ़ता है। गांव से शहरों की ओर पलायन होता है, यानी लोग क्या करते हैं, गांव से शहरों की ओर जाते हैं, नए शहर बनते हैं और बुनियादी ढांचे का विकास होता है। औद्योगिकरण को बढ़ावा मिलता है, उद्योगों, फैक्ट्रियों, उत्पादन में वृद्धि होती है जिससे आर्थिक विकास और रोजगार के अवसर बढ़ते हैं। भूमंडलीकरण के ये क्या है, पॉजिटिव इम्पैक्ट हैं, एक प्रकार से कह सकते हैं। लेकिन अगर हम देखें इसका नकारात्मक प्रभाव क्या है, तो हम देखते हैं पारंपरिक विरासत पर नकारात्मक प्रभाव जो पड़ता है वो पड़ता है सांस्कृतिक क्षरण, यानी कल्चरल इरोजन होता है आपका।
पश्चिमी या वैश्विक संस्कृति के प्रभाव से स्थानीय परंपराएं और रीति रिवाज कमज़ोर पड़ जाते हैं। यानी हम क्या करते हैं, जब पश्चिमी कल्चर आता है तो हम अपने कल्चर को भूल जाते हैं। धीरे धीरे क्या होता है, हमारा कल्चर जो होता है वो नष्ट होने लगता है। भाषा और लोक कलाओं का ह्रास होता है। यानी कि जो पश्चिमी कल्चर के द्वारा क्या होता है, ग्लोबलाइजेशन के द्वारा क्या होता है, हमारी भाषा, लिपि, संस्कृति, लोक कलाओं का जो है धीरे धीरे नाश होने लगता है। तो स्थानीय भाषाएं, लोकगीत, लोक नृत्य धीरे धीरे क्या होते हैं, लुप्त होने लगते हैं। फिर हम देखते हैं पारंपरिक व्यवसायों पर प्रभाव पड़ता है, जिससे हस्तशिल्प, कुटीर उद्योग आदि का पर प्रभाव पड़ता है। आधुनिक मशीनों और बड़े उद्योगों से प्रतिस्पर्धा में पिछड़ जाते हैं। तो हस्तशिल्प और कुटीर उद्योग धीरे धीरे क्या होते हैं, नष्ट होने लगते हैं, क्योंकि जो मशीनें होती हैं और बड़े उद्योग होते हैं वह अधिक मात्रा में और सस्ते में हमको चीज़ें उपलब्ध कराते हैं, जिससे हस्तशिल्प और कुटीर उद्योगों को ह्रास होता है। फिर हम देखते हैं ऐतिहासिक स्थलों पर दबाव पड़ता है। यानी शहरी विस्तार के कारण स्मारकों और पुरातात्विक स्थलों को नुकसान पहुंचता है। नेक्स्ट पॉइंट फिर हम देखते हैं आगे क्या है, और चोरी और तस्करी होती है। यानी कि चोरी और तस्करी यानी प्राचीन कलात्मक वस्तुओं की चोरी होती है। दुर्लभ वन्य जीवों का अवैध शिकार भी आपको देखने को मिलता है। अनियंत्रित पर्यटन, अत्यधिक भीड़ के से पर्यावरणीय क्षति होती है। विशेषकर हिमालयी क्षेत्रों में प्राकृतिक आपदाओं का खतरा बढ़ जाता है। अतिदोहन, पर्वत, नदियाँ, झीलें आदि पर दबाव बढ़ता है, जिससे प्राकृतिक संतुलन बिगड़ जाता है। तो इस प्रकार से ये क्या है, यह जो विरासत के समक्ष जो हमारा विरासत है उसके समक्ष क्या है, सांस्कृतिक विरासत के समक्ष चुनौतियाँ थीं। तो हमने क्या देखा, जो ये चुनौतियाँ थीं इनको एक बार फिर से देख लेते हैं। यानी कि यहाँ पे जो विरासत संरक्षण में जो चुनौतियाँ हैं, प्रदूषण, भूमंडलीकरण, उसके बाद आपका चोरी तस्करी, अनियंत्रित पर्यटन और अतिदोहन, यानी 5 प्रकार की चुनौतियाँ हमको देखने को मिलती है। फिर हम देखते हैं विरासत संरक्षण के लिए क्या प्रयास किए गए हैं। तो हम देखते हैं क्या संवैधानिक प्रावधान क्या किया गया है। तो यहाँ पे अनुच्छेद 29 है। अनुच्छेद 29 में यानी जो मूल अधिकार है वहाँ पे बताया गया है कि नागरिकों को अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को संरक्षित करने का अधिकार दिया गया है। यानी नागरिक अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को संरक्षित करने का अधिकार दिया गया है। इसी आधार पर अल्पसंख्यक अपने जो है अल्पसंख्यक समुदाय जो होते हैं वो शैक्षिक संस्थाओं की स्थापना कर सकते हैं, अपनी भाषा और लिपि को संरक्षित करने का कार्य करते हैं। अनुच्छेद 49 जो है आपका यह DPSP संबंधित है। यानी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत दिए गए हैं इसमें, और राज्य का यह कर्तव्य बताया गया है कि वह ऐतिहासिक स्मारकों की रक्षा करें। अनुच्छेद 51 जो आपका ये मौलिक कर्तव्यों संबंधित है। यहाँ पर नागरिकों का कर्तव्य है कि वह संस्कृति और पर्यावरण की रक्षा करें। फिर हम देखते हैं क्या महत्वपूर्ण अधिनियम बने हैं आपका। तो यहाँ पर जो है प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम बनाया गया 1958 में। तो प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम 1958, इसमें क्या था आपका, ऐतिहासिक स्मारकों की सुरक्षा। तो ऐतिहासिक स्मारकों की सुरक्षा के लिए 1958 प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम लाया गया। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 लाया गया। इसका उद्देश्य क्या था, इसका उद्देश्य था वन्य जीवों के शिकार और तस्करी पर रोक लगाना। भारतीय निधि ट्रेजर ट्रोव अधिनियम 1878 में लाया गया, यानी अंग्रेजों के समय में लाया गया था। इसका तात्पर्य क्या था, इसका उद्देश्य था पुरातात्विक वस्तुओं की सूचना देना अनिवार्य है। यानी यदि किसी के यहाँ कुछ पुरानी वस्तु मिलती है, प्राचीन वस्तु मिलती है, तो ये आपको गवर्नमेंट को बताना होगा। तो ये भारतीय निधि अधिनियम 1878 के अंतर्गत यह व्यवस्था है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में लाया गया। इसका उद्देश्य क्या था, प्रदूषण नियंत्रित करने के लिए। साथ ही साथ जो भोपाल गैस त्रासदी हुई थी उसी के बाद इसको लाया गया था आपका। तो भोपाल गैस त्रासदी के बाद जो है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 लाया गया। अब हम देखते हैं कि जो सरकारी पहल है वो क्या है। तो सरकारी पहल सरकार इस समय क्या कर रही है, तो सरकार के द्वारा 21 जनवरी 2015 को हृदय योजना आरंभ की गई, जिसका उद्देश्य क्या था, विरासत शहरों का संरक्षण और विकास था। तो विरासत शहरों के संरक्षण और विकास के लिए हृदय योजना भारत सरकार के द्वारा 21 जनवरी 2015 में आरंभ की गई। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की बात करते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय सहयोग हम देखते हैं यूनेस्को की भूमिका। तो जो यूनेस्को होता है वह क्या करता है, विश्व विरासत स्थलों की पहचान करता है, उनके संरक्षण के लिए वैश्विक सहयोग देता है, साथ ही साथ शिक्षा, विज्ञान, संस्कृति के माध्यम से शांति को बढ़ावा देने का कार्य करता है। फिर हम चलते हैं आगे, कह रहा है सभ्यता और संस्कृति में अंतर क्या है। तो सभ्यता और संस्कृति में अंतर को हम देखते हैं।
अब जैसे आपका नेक्स्ट टॉपिक क्या है, आपका 8 नंबर है। आपका 8 नंबर पे क्या है, सभ्यता और संस्कृति में अंतर की बात कर रहा है। तो संस्कृति क्या होती है, जीवन जीने का तरीका होता है। कल्चर का मतलब क्या है, जीवन जीने का तरीका होता है। तो ये संस्कृति क्या होती है, अमूर्त होती है, इंटेंजिबल होती है। इसमें इसे केवल अनुभव किया जा सकता है, यानी जो संस्कृति है केवल अनुभव कर सकते हैं। जैसे जो मूल्य होते हैं, परंपराएं होती हैं, विश्वास होते हैं, ये सभी क्या है, संस्कृति के अंतर्गत आते हैं। तो मूल्य, परंपराएं, विश्वास सभी क्या है, संस्कृति के अंतर्गत आते हैं और सभी क्या होते हैं, अमूर्त होते हैं। तो हम सभ्यता और संस्कृति में अंतर देख रहे हैं। तो संस्कृति क्या होती है, अमूर्त होती है, जबकि सभ्यता क्या होती है, मूर्त होती है। तो सभ्यता मूर्त होती है, संस्कृति अमूर्त होती है। हाँ, संस्कृति को मापा नहीं जा सकता, जबकि सभ्यता को हम माप सकते हैं। तो यहाँ हम देखते हैं क्या, जो सभ्यता होती है वो क्या होती है, मूर्त होती है, टेंजिबल होती है, जबकि संस्कृति अमूर्त होती है। इसे मापा और देखा जा सकता है, जबकि जो संस्कृति होती है इसे केवल अनुभव कर सकते हैं, इसको हम देख नहीं सकते हैं, इसको हम माप नहीं सकते हैं। सभ्यता के अंतर्गत जैसे आता है तकनीकी विकास, हम देखते हैं, जैसे हमने देखा सिंधु घाटी सभ्यता का तकनीकी विकास देखा, वहाँ से जो मोहरें मिली हैं उसको हमने देखा, भवन देखे वहाँ पे। तो ये क्या है, तकनीकी विकास, भवन और साधन, ये क्या है, सभ्यता है। तो हम बोलते हैं ना सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सिविलाइजेशन, तो क्या है, उसको हम देख सकते हैं, उसको हम माप सकते हैं। तो क्या होती है, वो मूर्त होती है, जबकि संस्कृति क्या होती है, वो अमूर्त होती है। तो जो सिंधु घाटी सभ्यता की जो संस्कृति है, उस संस्कृति के संदर्भ में हम क्लियर नहीं है, लेकिन जो सभ्यता है उसको हमने वहाँ से देखा है कि वो सभ्यता कितनी डेवलप थी। फिर हम देखते हैं कि इनमें मुख्य अंतर क्या है। तो हम देखते हैं जो सभ्यता को मापा जा सकता है, संस्कृति को नहीं माप सकते हैं। संस्कृति गहराई से जुड़ी होती है, जबकि जो सभ्यता होती है वो बाहरी विकास को दर्शाती है। फिर हम देखते हैं 9वां टॉपिक क्या था आपका, 9वां था संस्कृति की विशेषताएं। तो संस्कृति की विशेषताएं क्या होती हैं, संस्कृति मानवीय मूल्यों से जुड़ी होती है, यानी जो मूल्य होते हैं, नैतिकता होती है, उससे जुड़ी होती है। क्या सही है क्या गलत है आपकी, यही आपको संस्कृति के द्वारा सीखने को मिलता है। इसमें आध्यात्मिकता भी मिलती है और भौतिकता का समन्वय होता है, यानी जो अध्यात्म होता है और जो भौतिकता होती है उसका समन्वय क्या होता है, संस्कृति में देखने को मिलता है। यह समाज के विचार, व्यवहार, जीवन शैली को प्रभावित करती है। जो संस्कृति होती है विचार, व्यवहार, जीवन शैली को प्रभावित करती है। तो जो हमारी संस्कृति है उसी से हमारे विचार बनते हैं, उसी से हमारा व्यवहार बनता है, उसी से हमारी जीवन शैली बनती है। तो जो हमारी संस्कृति है वो क्या बोलती है, वो बोलती है सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह आदि जो विचार है हमारी संस्कृति की देन है। तो यही हमारे व्यवहार में और जीवन शैली में परिलक्षित होते हैं। फिर हम देखते हैं 10वां टॉपिक क्या दे रहा है आपको, जो लास्ट है आपका, कि भारतीय जो संस्कृति का दृष्टिकोण क्या है। तो भारतीय जो संस्कृति दृष्टिकोण है, तो भारत में जो धर्म को केवल आस्था नहीं बल्कि जीवन जीने की पद्धति माना गया है। तो यानी यहाँ पे जो संस्कृति है उसमें धर्म का विशेष महत्व है और उसको जीने का आधार माना गया है। भारतीय संस्कृति में हमको सहिष्णुता, समन्वय, विविधता में एकता देखने को मिलती है। तो सहिष्णुता क्या होती है, सहिष्णुता का अर्थ होता है दूसरे के विचारों, विश्वासों, धर्म, संस्कृति और जीवन शैली का सम्मान करना, भले ही वे हमारे विचारों से अलग क्यों ना हो। यानी कि दूसरे के धर्मों का, दूसरे के विचारों का, विश्वास का, धर्म और संस्कृति, जीवन शैली का आदर करना ही, यही क्या है, सहिष्णुता होती है, जो कि भारत में देखने को मिलती है आपको। अब चलते हैं हम लोग यहाँ पे कि बहुविकल्पी प्रश्न देखते हैं जो यहाँ संबंधित हो सकते हैं। जैसे कला और संस्कृति क्या दर्शाती है। तो कला और संस्कृति मानव जीवन के समग्र विकास को दर्शाती है। तो ये हमने देखा था। तो मानव जीवन के समग्र विकास को प्रदर्शित करती है कला और संस्कृति जो है आपका। तो यहाँ कह रहा है केवल आर्थिक विकास, समग्र विकास, राजनीतिक विकास, तकनीकी विकास, तो क्या होगा आपका, समग्र विकास होगा। तो कला और संस्कृति मानव जीवन के समग्र विकास को दिखाती है। भारतीय संस्कृति की मुख्य विशेषता क्या है। तो भारतीय संस्कृति की जो मुख्य विशेषता है वो क्या है, विविधता में एकता है। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट होगा। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर, कह रहा है अमूर्त सांस्कृतिक विरासत का संबंध किससे है। तो जो अमूर्त सांस्कृतिक विरासत होती है उसके अंतर्गत परंपराएं और रीति रिवाज आते हैं। निम्न में से कौन अमूर्त है, बताना है आपको कौन सा अमूर्त है। तो स्मारक, भवन और किला, ये सब हम देख सकते हैं, सभी मूर्त हैं आपको। जबकि नृत्य परंपरा क्या होती है आपकी, अमूर्त होती है। सभ्यता किस प्रकार की होती है। तो सभ्यता मूर्त के अंतर्गत आती है, अभी हमने पीछे देखा था। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है संस्कृति को कैसे जाना जाता है। तो संस्कृति को हम अनुभव कर सकते हैं, जबकि सभ्यता को हम माप सकते हैं। विरासत संरक्षण का संबंध किससे है। तो विरासत संरक्षण का संबंध राष्ट्रीय पहचान से होता है। जो
विरासत होती है वो हमारी पहचान होती है। तो राष्ट्रीय पहचान से संबंध होता है विरासत संरक्षण का। ताजमहल के पीले होने का क्या कारण है? तो वो है आपका प्रदूषण। हम देखे थे कि प्रदूषण का कारण क्या, ताजमहल का रंग पीला पड़ रहा है। अनुच्छेद 29 का संबंध किससे है? तो ये संस्कृति के संरक्षण से है। अनुच्छेद 29 का संबंध संस्कृति के संरक्षण से है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? तो 1986 में पारित किया गया था। सब हम पीछे देख चुके हैं। आगे चलते हैं। यहाँ पे कुछ लघु उत्तरीय प्रश्न दे रहा है, जैसे अति लघु उत्तरीय प्रश्न देखते हैं। संस्कृति क्या है? तो उत्तर क्या है? समाज के मूल्य, परंपरा और जीवन शैली का जो समुच्चय है उसी को हम संस्कृति कहते हैं। तो संस्कृति क्या होता है? समाज के जो मूल्य है, परंपरा है, जीवन शैली का जो आधार है, उसी को हम क्या बोलते हैं? उसी के सम्मिलित रूप को हम संस्कृति कहते हैं। अमूर्त सांस्कृतिक विरासत क्या है? तो ये इसका आंसर क्या होगा? जो दिखाई नहीं देती लेकिन अनुभव की जाती है, जैसे नृत्य, संगीत आदि क्या है, ये दिखाई नहीं देते हैं लेकिन हम इसको अनुभव कर सकते हैं। फिर कह रहा है लघु उत्तरीय प्रश्न है मैं आपका, कह रहा है सभ्यता और संस्कृति में अंतर लिखिए। सभ्यता मूर्त है, मापी जा सकती है, जबकि संस्कृति अमूर्त है, अनुभव की जाती है। फिर क्या कह रहा है? भारतीय संस्कृति की विशेषताएं लिखी हैं। विशेषता क्या है? विविधता में एकता, सहिष्णुता, समन्वय, आध्यात्मिकता प्लस भौतिकता का संतुलन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका, विरासत संरक्षण का महत्व बताइए। तो ये क्या महत्व होता है? राष्ट्रीय पहचान का आधार है, ऐतिहासिक धरोहर की सुरक्षा, भविष्य पीढ़ियों के लिए संरक्षण। तो ये इसका महत्व है, यानी भविष्य की जो पीढ़ियाँ हैं उनके लिए संरक्षण करना, ऐतिहासिक धरोहर की सुरक्षा करना और राष्ट्रीय पहचान का आधार जो है आपका यही है। फिर चलते हैं हम दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों पर देखते हैं। तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न क्या है आपका? कह रहा है, प्रश्न है आपका विरासत संरक्षण की चुनौतियां समझाइए। तो चुनौतियां क्या हैं? प्रदूषण, भूमंडलीकरण, चोरी, पर्यटन और अतिदोहनी क्या है? चुनौतियां हैं। प्रदूषण में क्या हो रहा है? स्मारकों को नुकसान पहुंचता है। भूमंडलीकरण से परंपराओं पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। चोरी से क्या होता है? ऐतिहासिक वस्तुओं की तस्करी जो है ये बढ़ रही है। पर्यटन जो होता है इससे पर्यावरणीय दबाव बढ़ता है जहाँ पर हमारी विरासत होती है। अतिदोहन से प्राकृतिक संतुलन की जो स्थिति है वो बिगड़ती है और असंतुलन बढ़ता है। तो इस प्रकार से ये था आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। अब जो नेक्स्ट हम देखेंगे वो देखेंगे हम लोग जो भी प्रश्न परीक्षा में पूछे गए हैं इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।